बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। देखिए, अपन की पिछली ऑनलाइन क्लास में चल रहा था कि भारत की कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका, जिसमें आपको प्रधानमंत्री की चर्चा या मंत्रिपरिषद की। आपको यही बताया था कि मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, किस प्रकार से वह कार्य करता है। अब आपके देखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लोक सदन में बहुमत दल के आधार पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। उसके नियुक्ति के भी आधार बताए कि कब कब इनकी नियुक्ति की जाती है। विशेष तौर से जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी ये मान्यता है या उस पर दबाव रहता है कि 6 महीने के भीतर भीतर या तो वह राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त किए या वह लोकसभा की सदस्यता। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य क्यों नहीं हो, लेकिन लोक सदन में, विशेष तौर से लोकसभा में उसका बहुमत होना अति आवश्यक है। तो अपन ये मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी हुई थी तो राज्यसभा की सदस्य थी। अधिकांश प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में राज्यसभा के सदस्यों को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब देखिए कि प्रधानमंत्री में कुछ संबंध स्थापित किए हुए, जैसे अपन ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में क्या संबंध होता है, प्रधानमंत्री और संसद के मध्य, विशेष तौर से लोक सदन के मध्य क्या संबंध होता है, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में क्या संबंध होता है। अब देखिए, सामान्यतः अपन पहले रहते हैं अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर करता है। सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति अपने स्वयं विवेक का अधिकार नहीं, बल्कि वह बहुमत के आधार पर उसकी नियुक्ति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को किस प्रकार से विभागों का बंटवारा करता हो, किस प्रकार से वह विभागों में समन्वय स्थापित करता हो। प्रधानमंत्री ही विभागों को परिवर्तन करने का अधिकार रहता है, और विशेष तौर से प्रधानमंत्री के स्वयं विवेक के आधार पर ही मंत्रालयों का विभाजन भी किया जाता है। सामान्यतः ये भी माना जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भी संसद के ही सदस्य होते हैं, क्योंकि संसद सदस्यों का होना अति आवश्यक है, चाहे वे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो। लेकिन इसके उपरांत देखिए कि मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री भी अकेला कोई कार्य नहीं करता, वह अपने मंत्रिपरिषद के आधार पर ही कार्य करता है। हालांकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन एक परामर्श समिति के रूप में उसका उपयोग अवश्य करता है। ये विशेष तौर से अपन ये मानते हैं कि किसी न किसी रूप से प्रधानमंत्री को यह अधिकार होता है कि किसी भी सदस्य की सदस्यता को या मंत्रालय के या विभाग को हटा सकता है, कम कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था है। तो अपन मानते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय चक्र की धुरी के रूप में कार्य करता है, जो अपन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नाव में बैठा हुआ वह चालक है जिसके अन्य सदस्य मंत्रिपरिषद के रूप में होते हैं। तो ये इन दोनों में संबंध होता है। इसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री और संसद, या अपन कहते हैं लोकसभा। हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन संसदीय सत्र के दौरान प्रधानमंत्री को संसद सदस्यों के किसी भी विचार विमर्श को मानना होता है, क्योंकि किसी प्रकार के विधेयक जब तक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री या कोई भी कार्यपालिका का सदस्य उन्हें लागू नहीं कर सकता। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री की नीतियों से जब संसद के सदस्य संतुष्ट नहीं होते तो उसको नियंत्रित बनाए रखने के लिए वह आलोचना करने, उनसे प्रश्न पूछने, उनसे पूरक प्रश्न पूछने के साथ साथ में ये भी माना जाता है कि चाहे तो वह कटौती प्रस्ताव कर सकता है या प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भी कर सकता है, ये अधिकार रखता है।
तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री और संसद के मध्य गहरा संबंध होता है, क्योंकि अकेला प्रधानमंत्री यदि इस्तीफा दे देता है तो पूरी लोकसभा को भंग माना जाता है, और दूसरी तरफ अगर लोकसभा बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं, क्योंकि लोक सदन में बहुमत के अभाव में प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहता और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर लोक सदन को भंग कर दिया जाता है और पुनः मध्यावधि चुनावों की घोषणा कर सकता है। विशेष तौर से ये दोनों में संबंध। इसके अलावा देखिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मध्य क्या संबंध है। राष्ट्रपति के द्वारा हालांकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और यहाँ पर दो प्रकार के कार्यपाल का कार्य करते हैं, जैसे कि नाम मात्र के कार्यपाल का शक्ति के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है और वास्तविक कार्यपाल का के रूप में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। सामान्यतः अंतिम रूप से अपन ये मानते हैं कि किसी भी प्रकार के विधेयकों का जब निर्माण किया जाता है तो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन यह केवल एक औपचारिकता है। प्रधानमंत्री ही सारी व्यवस्थाओं को संचालित करता है, यह निर्धारित है, क्योंकि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के में सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद का तो गठन किया गया है और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में औपचारिक शक्ति के रूप में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह आपातकालीन शक्तियों का उपयोग कर सकता हो, प्रशासनिक शक्तियों का संचालन कर सकता हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी बस यह कहा जा सकता है कि केवल राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ये आपके इन तीनों के मध्य ये संबंध पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं। वास्तविक कार्यपाल का प्रधान के रूप में जब प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है तो वह एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में कार्य करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि संपूर्ण प्रशासनिक चक्र प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है और उसके द्वारा किए गए कार्य सर्वोच्च माने जाते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए कि प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक नीतियों का संचालन करना, नई नीतियों का निर्धारण, पुरानी नीतियों को निरस्त करना या उच्च पदाधिकारियों का किसी प्रकार से किस प्रकार से कार्य करना है, कहाँ किन की नियुक्ति करनी है, ये सारी व्यवस्थाएं या प्रशासनिक कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास कुछ विभागों को रख सकता है और कुछ विभागों को अन्य मंत्रियों को सौंप सकता है, लेकिन विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मुद्दों पर प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है वित्तीय कार्य। अपन ये मानते हैं कि जब मंत्रालयों का विस्तार किया जाता है तो वित्त मंत्री अलग से बनाया जाता है और वित्त मंत्री विशेष तौर से वार्षिक बजट पेश करता है। कभी कभी आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक पैकेज तैयार करना, जैसे कि आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाली जैसे योजना आयोग का पहले निर्माण किया गया था, तो योजना आयोग का प्रधान भी प्रधानमंत्री होता है। तो सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि वित्तीय कार्य कोई भी किए जाते हो, अंतिम स्वीकृति या अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री वित्तीय बजट में कटौती करने का, वित्तीय बजट को आगे बढ़ाने का, किस प्रकार से आय एवं व्यय का पूरा जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। इसके अलावा देखिए कि वैदेशिक संबंध, अपन ये मान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां वास्तविक कार्यपाल का शक्ति जिस व्यक्ति के पास में होती है, उसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करें। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ विशेष शक्तियां, जैसे कि औपचारिक रूप से उनकी स्वीकृति चाहे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हो, लेकिन वास्तविक रूप से कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होता है, जैसे कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, विदेशों के साथ में आर्थिक व्यापारिक संबंध स्थापित करना, युद्ध की घोषणा करना या युद्ध समाप्ति की घोषणा या सैनिकों को किस प्रकार से उपयोग करना है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के परामर्श के आधार पर कार्य करता है। इसके अलावा देखिए कि नियुक्ति संबंधी मैंने आपको बताया कि जैसे अपन ये मानते हैं कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति संसद में की जाती है, हालांकि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार रखता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार। इसके अलावा संसद की समितियों को के जो सदस्य होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, उनको नियुक्त करने का अधिकार भी एक प्रकार से राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन विशेष तौर से अगर देखा जाता है तो वास्तविक कार्यपाल का प्रधान के रूप में जब प्रधानमंत्री कार्य करता है तो सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की हो जाती है और उसी को आधार मानकर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन उसमें निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रधानमंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि राज्यसभा में किन सदस्यों को मनोनीत करना है और किसको लोकसभा में करना है।
इसके अलावा नवीन जो नियुक्तियाँ उच्च पदाधिकारियों की होती हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाए। आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। अगली आपकी ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा कि भारतीय संसद जो द्विसदनात्मक रूप में कार्य करती है, नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।